देश में कई मोर्चों पे 86 की स्थान के बीच सरकार दुनिया के अन्य मुल्कों के साथ रुके हुए महत्वपूर्ण करार संबंधित काम निपटाने में लगी हुई है। इसके लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद समेत अन्य कई मंत्री विदेश दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 10-12 अप्रैल के लिए 3 दिवसीय दौरे पर बर्लिन गए हैं। वे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करने संबंधी विभिन्न द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा करेंगे। उनके साथ मानव संसाधन मंत्री पल्लम राजू, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जसपाल रेड्डी, अक्षय ऊर्जा मंत्री फारूक अब्दुल्ला भी गए हैं। ये सभी मंत्री अपने क्षेत्रों में जर्मनी से निवेश हासिल करने और अपने मंत्रालय के क्षेत्रों में करार का प्रयास करेंगे। ये मंत्री प्रधानमंत्री के साथ गए थे। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद इन मंत्रियों से पहले ही वहां पहुंच गए थे। वो जर्मनी के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अभियान को तेज करने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे इन दिनों 10 से 12 अप्रैल को 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर रूस गए हुए हैं। वे वहां पर आपदा प्रबंधन और दोनों देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ साझा अभियान संबंधित करार करेंगे। अपने बेबाक बोल और अंदाज के लिए मशहूर पूर्व क्रिकेटर, टीवी स्टार और अमृतसर से बीजेपी के सांसद नवजोत सिंह सिद्धू राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि उनकी पत्नी नवजोत कौर ने बीजेपी आलाकमान से नाराजगी की बात कही है। बीजेपी सांसद नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने यह भी दावा किया है कि वो पार्टी में अलग थलग पड़ चुके हैं, इसलिए वे छोटे पर्दे पर लौट रहे हैं। सिद्धू की पत्नी ने यह भी लिखा है कि पार्टी में उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, उनका दम घोटा जा रहा है, उन पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है। सिद्धू की पत्नी ने सिद्धू के टीवी पर ज्यादा वक्त बिताने को सही ठहराते हुए कहा है कि जहां सिद्धू को इज्जत मिलती है वो वहीं लौटे हैं। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने यह बातें फेसबुक के माध्यम से कही हैं। इसके बाद ही सिद्धू के सियासत से संन्यास लेने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी की प्रमुख वजह टीम राजनाथ में शामिल न किया जाना है। सिद्धू पंजाब के सांसद हैं और पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं। यूएन पीस कीपिंग फोर्स के 5 जवान सूडान में मारे गए। इस हमले में यूपी के 2 जवान भी शहीद हुए हैं। इन जवानों को यूपी सरकार ने 20-20 लाख रुपए की मदद दी है। प्रतापगढ़ के शहीद शिव कुमार पाल के लखनऊ वाले घर खुद मुख्यमंत्री पहुंचे और कहा आगे भी मदद जारी रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान के तहत सूडान में तैनात 5 भारतीय सैनिकों को बुधवार को रात विद्रोहियों ने एक हमले में मार डाला। शहीद सैनिकों में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के हवलदार हीरालाल और प्रतापगढ़ के नायब सूबेदार शिव कुमार पाल भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने शहीद पाल के लखनऊ वाले घर जाकर शहीद के परिवार को 20 लाख की मदद दी। कहा जितनी और मदद चाहिए वो भी यूपी सरकार देगी। बुलंदशहर के हवलदार हीरालाल को भी 20 लाख रुपए की मदद दी गई है। प्रतापगढ़ के शहीद परिवार की मांग है कि उनके पैतृक गांव में स्मारक बनाया जाए। हेमराज के मामले में मुख्यमंत्री अपना हाथ जला चुके हैं। इस बार कोई कोताही नहीं पड़ती। शहीद पाल का पार्थिव शरीर जैसे ही लखनऊ आया पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। कहा मदद जारी रहेगी। सूडान के संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के दौरान शहीद हुए बुलंदशहर के एक शहीद को आज सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई, लेकिन यहाँ पर कोई भी मंत्री और बड़े अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी उसके अंतिम विदाई में नहीं पहुँच पाए। जिले में डीएम जीएस प्रियदर्शी और एसएसपी गुलाब सिंह शहीद को नमन करने नहीं पहुँचे। यहाँ तक कि इलाके की विधायक विमला सोलंकी भी शहीद को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंची। भाजपा विधायक विमला सोलंकी समेत जिले के सपा विधायकों और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी शहीद के अंत्येष्टि समारोह से दूरियां बनाए रखी। बुलंदशहर के बिस्वाना गांव के हवलदार हीरालाल 3 दिन पहले दक्षिणी सूडान में विद्रोहियों के एक बड़े हमले में शहीद हो गए थे। दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना वहां के लोगों को राशन बांट रही थी और इस राशन बांटने के दौरान उन पर 400 विद्रोहियों ने हमला बोल दिया और इस हमले में 12 सैनिक शहीद हुए, जिसमें से 5 भारतीय थे। एक तरफ जहां देश के जवान अपने फर्ज की खातिर प्राणों की बाजी तक लगा देने से नहीं डरते, वहीं हमारे राजनेता उन जवानों की शहादत को सम्मान देने तक को तैयार नहीं है। जी हां, दक्षिणी सूडान के जोंगलोई इलाके में शहीद हुए नंदकिशोर का शव आज उनके गृह जनपद पिथौरागढ़ लाया गया। जैसे ही भारतीय वायुसेना का विमान नैनीसैनी हवाई पट्टी पर पहुंचा, वहां उपस्थित सभी लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। शहीद को सम्मान देने के लिए सेना के जवानों के साथ ही स्थानीय प्रशासन भी मौजूद रहा, लेकिन इस शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए एक भी राजनीतिक दल का नुमाइंदा नहीं पहुंचा। सभी राजनेता निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर व्यस्त दिखे। राजनेताओं की इस संवेदनहीनता को लेकर स्थानीय लोगों के साथ ही भूतपूर्व सैनिकों में भी रोष है।
एक तरफ जहां राजनेता सैनिकों के सम्मान के दावे करते नहीं थकते, वहीं एक जवान की शहादत को सिर्फ इसलिए भुला दिया गया कि नगर निकाय के चुनाव सिर पर चल रहे हैं। आतंकवादी सैयद लियाकत शाह के गिरफ्तारी के मामले में आज एनआईए की टीम श्रीनगर पहुंची हुई है। सैयद लियाकत शाह हिजबुल मुजाहिदीन संगठन का आतंकवादी है। उसे 20 मार्च को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गोरखपुर से गिरफ्तार करने का दावा किया था। इस मामले में आतंकवादी के परिजनों ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया था कि लियाकत आत्मसमर्पण करने आया हुआ था। वहीं मामले को गंभीरता से जांच कराए जाने की मांग जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी की थी। वहीं गृह मंत्रालय ने पूरे मामले की जाँच एनआईए को सौंप दी थी, जहाँ एनआईए ने 29 मार्च को मामला दर्ज कर लिया था। सैयद लियाकत शाह की गिरफ्तारी के बाद आज पहली बार एनआईए की टीम श्रीनगर पहुंची हुई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत राहुल जानते हैं और राहुल ये भी जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाएगा। तभी तो उत्तर प्रदेश की कांग्रेस के लिए वो लगातार नए नए प्रयोग कर रहे हैं। अब की प्रयोग में लगातार चली आ रही 8 जोन की व्यवस्था को राहुल गांधी ने आज समाप्त कर दिया है। सत्ता क्या गई, यूपी में कांग्रेस हाँफने लगी। अब दम फूल गया तो ट्रैक से बाहर होने का खतरा है। ऐसे में यूपी को 8 जोन में बांटा गया। एक एक जोन के अध्यक्ष को जिला अध्यक्ष समेत पार्टी की रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। प्रदेश अध्यक्ष को सबको मॉनिटर करने की जिम्मेदारी भी दी गई। लेकिन ये प्रयोग भी दम तोड़ता नजर आ रहा है। कुछ जोन अपनी रिपोर्ट भेज रहे हैं तो कई जोन अपना काम नहीं पूरा कर पाए। कांग्रेसी सूत्रों का कहना है कि राहुल नाराज हैं, इसीलिए इस जोन व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। जोन को खारिज करने के बाद अब बारी है प्रदेश के आधे जिला अध्यक्षों को बदलने की। लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि सारे बदल दिए जाएंगे, इस काम से बात नहीं बनेगी। कार्यकर्ताओं की आवाज आला कमान तक नहीं पहुंचती है और अगर आला कमान तक बात पहुंचेगी तो नेताजी के नंबर जरूर कटेंगे। उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव ने अपने विभाग के प्रमुख अधिकारियों व इंजीनियरों के साथ बैठक की। बैठक में शिवपाल यादव ने जहां नई योजनाओं को चालू करने का निर्देश दिया, वहीं साथ साथ यह भी बताया कि पिछले 1 साल से प्रदेश में सिंचाई विभाग की चल रही योजनाओं की विश्व बैंक ने भी तारीफ की है। सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव ने विभाग के प्रमुख अधिकारियों व इंजीनियरों के साथ जहां विभाग की पुरानी योजनाओं की समीक्षा की, वहीं कई नई योजनाओं को चालू करने का आदेश भी दिया। समीक्षा बैठक में शिवपाल यादव ने कहा कि पूर्ववर्ती बसपा सरकार के समय सिंचाई विभाग की जो योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं में पूरे 5 साल रुपया भी नहीं भेजा गया, जिससे वो योजनाएं ठप पड़ गई थी। सपा की सरकार बनने के बाद पिछले 1 साल में सिंचाई विभाग में इतना काम हुआ कि विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की तारीफ की है। शिवपाल यादव ने प्रदेश की प्रमुख नदियों घाघरा, राप्ती, गंडक, रामगंगा सहित प्रमुख नदियों की सफाई का भी निर्देश विभाग को अपने दिया है। शिवपाल यादव ने प्रदेश की प्रमुख नदियों पर बने बांध को ऊंचा करने का भी निर्देश दिया। साथ ही साथ प्रदेश में खराब पड़े नलकूपों को भी सही करने का आदेश दिया है। बैठक के दौरान सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव अपने विभाग के उदासीन व काम न करने वाले अधिकारियों पर काफी तल्ख नजर आए। शिवपाल यादव ने कहा कि विभाग के अंदर जो भी योजनाएं चल रही हैं, उनको मानक के अनुरूप व ठीक से काम नहीं कराया जाएगा तो उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने फेर दिया अखिलेश सरकार के मंसूबों पर पानी। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज फैसला सुनाते हुए गजरिया फार्म पर हाईटेक सिटी बनाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट के आदेशों ने फेर दिया अखिलेश सरकार के मंसूबों पर पानी। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज सुनवाई के दौरान फैसला सुनाया है कि गजरिया फार्म, जहां अखिलेश सरकार हाईटेक सिटी बनाना चाहते थे, वहां अब किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं होगा। ये आदेश एक जनहित याचिका के बाद आज कोर्ट ने दिए हैं। बताया जा रहा है कि गजरिया फार्म वन जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वहां निर्माण कार्य होने के चलते वन्य जीवन को खासा नुकसान पहुंचेगा। इसके चलते कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। गजरिया फार्म पर निर्माण कार्य के चलते वहां के वन्य जीवन को खासा नुकसान पहुंच रहा था। इसके चलते कोर्ट ने आज ये आदेश दिए हैं। इसके बाद अब अखिलेश सरकार वहां पर अपनी महत्वाकांक्षी योजना यानी हाईटेक सिटी नहीं बना पाएंगे। कभी बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता और मंत्रियों में शुमार होने वाले आर.के. चौधरी ने 11 साल बाद ही सही बीएसपी का एक बार फिर से दामन थाम लिया और घर वापसी कर ली। फिलहाल आर.के. चौधरी ने संकल्प लिया है कि 2014 लोकसभा चुनाव में वो मेहनत करेंगे और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बीएसपी ने लोकसभा चुनाव की रणनीति बनानी शुरू कर दी है।
इसे लेकर पार्टी के पुराने नेताओं की वापसी का रास्ता खोला जा रहा है, जिसके तहत 11 साल बाद आर.के. चौधरी की पार्टी में वापसी हुई है। आर.के. चौधरी की वापसी बसपा सुप्रीमो मायावती की रजामंदी से रणनीति के तहत हुई है। दरअसल बीएसपी नेता ही नहीं बल्कि मायावती को भी मालूम है कि अगर केंद्रीय सत्ता की चाबी अपने पास रखना है तो यूपी से ज्यादा सीटें उन्हें हासिल करनी होगी। इसी सिलसिले में पार्टी से बाहर की जा चुके नेताओं के लिए दोबारा दरवाजे खोले जा रहे हैं, जिसके तहत 11 साल पहले बाहर किए गए उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीएसपी नेता आर.के. चौधरी को फिर से हाथी पर सवार कर लिया गया है। प्रदेश की राजनीति में कई बार मंत्री रह चुके आर.के. चौधरी ने दावा किया है कि वो और उनके समर्थक एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। निकाय चुनाव नामांकन प्रक्रिया के आज चौथे दिन भी नामांकन प्रक्रिया में कोई खास तेजी देखने को नहीं मिली। हालांकि बसपा की मेयर प्रत्याशी रजनी रावत ने गाजे बाजे के साथ आज नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन कराने पहुंची रजनी रावत के साथ भारी संख्या में बसपा के कार्यकर्ता और किन्नरों ने दून की सड़कों पर नाचते गाते जिलाधिकारी कार्यालय का रुख किया। रजनी रावत ने बताया कि इससे पहले भी वो मेयर पद के लिए चुनाव लड़ चुके हैं और परिस्थितियों के अनुकूल न होने के चलते उन्हें हार का मुंह भी देखना पड़ा था। उन्होंने बताया कि अब जबकि उन्हें बसपा से टिकट दिया गया है तो वो पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगी और मेयर पद की सीट को बसपा की झोली में डालकर बसपा की सुप्रीमो मायावती के हाथों को मजबूत करेंगी। हालांकि आज अनुमान लगाया जा रहा था कि नवरात्र का पहला दिन होने के चलते कई निर्दलीय भी नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं, लेकिन आज भी महज मेयर पद के लिए एक ही नामांकन दाखिल किया गया। नामांकन पत्रों को खरीदने वाले उम्मीदवारों की संख्या में भले ही इजाफा हो रहा है, लेकिन नामांकन पत्र दाखिल करने में अभी भी एक दूसरे का इंतजार चल रहा है। राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम तय न होने के चलते अभी नामांकन दाखिल किए जाने की रफ्तार सुस्त पड़ी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उत्तराखंड के गांव की तस्वीर बदल सकती है। दरअसल नाबार्ड ने 9 मॉडल विलेज चयनित किए हैं, जहां पर ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा। इतना ही नहीं, किसानों को रुपए कार्ड भी दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके किसान झटपट एटीएम से पैसा निकाल सकेंगे। उत्तराखंड और खास तौर पर दूरस्थ क्षेत्रों के काश्तकारों के लिए एक अच्छी खबर है। किसान क्रेडिट कार्ड धारी काश्तकार अब एटीएम से धनराशि निकाल पाएंगे। दरअसल नाबार्ड उत्तराखंड में रुपए कार्ड जारी करने जा रहा है, जिसके जरिए किसान कार्ड की तयशुदा लिमिट में किसी भी बैंक से एटीएम से पैसा निकाला जा सकेगा। फिलहाल नाबार्ड ये सुविधा चयनित 9 मॉडल गाँव में मुहैया कराएगा। गौरतलब है कि नाबार्ड भारतीय रिजर्व बैंक का सहायक बैंक है, जो कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए धन वितरित करता है। उसने ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत विकास के लिए उत्तराखंड के 9 गांव चयनित किए हैं। बैंक के मुख्य महाप्रबंधक का कहना है कि आगामी 30 सितंबर तक सभी क्रेडिट कार्ड होल्डरों को रुपए कार्ड दिए जाने की योजना है। सभी जानते हैं कि उत्तराखंड गठन के 13 साल बाद भी पहाड़ों से लगातार पलायन हो रहा है। अगर नाबार्ड का मॉडल गाँव का प्रयोग सफल हो गया तो अन्य दूरस्थ गाँव में भी विकास की नया रास्ता निकल पाएगा। कानपुर के नौबस्ता थाना इलाके में एक नाबालिग लड़की ने छेड़खानी से तंग आकर जान दे दी। लड़की की मौत के बाद उसके परिजनों ने मोहल्ले के ही 3 लड़कों पर लड़की के साथ छेड़खानी और उसे परेशान करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि ये तीनों लड़के होली के समय से लगातार उस लड़की को परेशान कर रहे थे, जिससे परेशान होकर लड़की ने आग लगाकर जान दे दी। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है। लड़की नाबालिग है। लड़की के घरवालों ने जब आरोपी के घरवालों से शिकायत की तो उल्टा रवि नाम के आरोपी ने परिजनों के साथ गाली गलौज की। छेड़खानी से तंग आकर लड़की ने खुद को आग लगाकर जान दे दी। फिलहाल तीनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। नोएडा के सेक्टर 61 में एक 6 साल के बच्चे की स्कॉर्पियो की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल साईं मंदिर के सामने एक तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी ने बच्चे को रौंद दिया, जिसके बाद लोगों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने 1 बटालियन पीएसी तैनात कर दी है और इलाके में तनाव बना हुआ है। आगरा में पति ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। ये घटना है थाना सिकंदरा इलाके की दहतोरा गांव की। वहीं आरोपी पति का कहना है कि पत्नी बदचलन थी, इसलिए पत्नी को मौत के घाट उतार दिया।
आगरा में एक पति ने अपनी ही उस अर्धांगिनी को जिससे 3 साल पहले 7 फेरे लिए थे उसी को उतार दिया मौत के घाट और खुद ही पहुंच गया थाने और हत्या का गुनाह भी कबूल कर लिया। जी हां, मामला है थाना सिकंदरा के दहतोरा गांव का। बब्बू खान ने अपनी पत्नी रजिया को आज सोते समय घर के अंदर ही कुल्हाड़ी से काट दिया, जिसकी मौके पर मौत हो गई और तुरंत थाना सिकंदरा पहुंच गया। जब बब्बू ने अपनी पत्नी की हत्या के बारे में पुलिस को बताया तो एक बार तो पुलिस को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के अंदर रजिया का रक्त रंजित लाश पड़ी थी। तत्काल पुलिस ने बब्बू को हिरासत में ले लिया। जब बब्बू से हत्या के बारे में पूछा गया तो पहले तो